और लास्ट वीडियो में मैंने ये नहीं आपको बताया कि व्हाट इज द लेजिस्लेटिव पर्पस बिहाइंड क्रिएटिंग कम्युनिटी सर्विस एज अ सिक्स फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन भारतीय न्याय संहिता। कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या थी कि कम्युनिटी सर्विस को भी ऐड किया जाए एज वन ऑफ द पनिशमेंट्स। उसकी इंटेंट ये थी टू इंड्यूस रेफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पेनोलॉजी इनटू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। ऑलरेडी इंडिया फॉलोज इट। अगर आप कभी भी जेल विजिट आपने करी हो तो आप देखोगे कि दीवारों पर अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। जेल के अंदर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सारा कुछ होता है। क्यों? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट वांट्स रेफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टू बी इंड्यूस्ड। इसका मीनिंग क्या है कि जो अक्यूज पर्सन है, जो कन्विक्टेड है, उसको हम रिफॉर्म करेंगे और एक अच्छे बंदे में क्रिएट करेंगे, अच्छे बंदे में तब्दील कर देंगे उसको। इस वजह से ये थ्योरी को प्रमोट किया जाता है। और कम्युनिटी सर्विस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट पेनोलॉजी सिस्टम। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेक्शन 11 पर, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। इसमें क्या करते हैं कि कैदी को ना अकेले काल कुटरी में काइंड ऑफ बंद कर देते हैं और उसको अकेले ही रहना होता है। कोई उसके साथ मिलता नहीं है, उतने दिन तक कोई उसके साथ रहता नहीं है। अब इस थ्योरी अब पढ़ते हैं कि सेक्शन 11 बीएनएस का कहता क्या है। व्हेनेवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर व्हिच अंडर दिस संहिता द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इससे क्लियर होता है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट जिस अपराध के लिए हम दे सकते हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, उसी अपराध के अंदर जज के पास पावर है सोलिटरी कन्फाइनमेंट का ऑर्डर देने की। ठीक है, कितनी पावर है कितनी नहीं है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। द कोर्ट मे बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। पोर्शंस में देनी है कहते हैं टू विच ही सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल। कहते हैं कि टोटल चाहे बड़े से बड़ा गुनाह भी किया हो लेकिन 3 months से ज्यादा किसी भी सर्कमस्टांस में सोलिटरी कन्फाइनमेंट हम नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल। अब स्केल क्या है? 6 महीने के अंदर अंदर की है अगर पनिशमेंट दी गई फाइनल, तो 1 महीने से ज्यादा की सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकता जज। और अगर सोलिटरी कन्फाइनमेंट, अगर इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा लेकिन साल के अंदर अंदर, 6 महीने से कम तो 1 महीने तक की सोलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम दे सकते हैं। 6 से ज्यादा और साल से कम तो 2 महीने तक की दे सकते हैं। 3 महीने की तब दे सकते हैं जब साल से ज्यादा की फाइनल पनिशमेंट है। ठीक है, तो साल से ज्यादा जब बड़ा ऑफेंस होगा, ज्यादा कन्विक्शन ज्यादा ईयर्स की करी जाएगी, उस सिनेरियो में ही हम 3 महीने की दे सकते हैं। अदरवाइज स्केल आपको बता दिया एंड व्हिच इज मेंशन्ड इन द बेयर आल्सो। अगले सेक्शन पर आ जाओ, और सेक्शन 11 कॉरेस्पॉन्ड करता है सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी से। अब सेक्शन 12 पर आ जाओ, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सेक्शन 74 से कॉरेस्पॉन्ड करता है आईपीसी के। लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या कहता है कि किसी भी हाल में 14 दिन से ज्यादा एक टाइम में हमने सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखना बंदे को। अब इसके पीछे क्या कारण है? सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक ऐसी मेथड ऑफ पनिशमेंट है जो मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत खराब असर डालता है। इतनी टॉर्चरस होती है ये, क्योंकि इतने 14 दिन से ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि 14 दिन तक उस बंदे ने ना किसी बंदे की शक्ल देखनी है ना किसी से बात करनी है। ठीक है ना, वो बातें नहीं कर सकता वो, बिकॉज ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। सोसाइटी से पूरा कट ऑफ कर देते हैं उसको 14 दिन के लिए, और वो अकेले में ही रहता है। ठीक है, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है। और अगर ये महीनों ही लगातार दे दी जाए तो बंदा पागल हो सकता है बड़े आराम से। इतनी ये हार्श है, क्योंकि सुनने में लगे ना लगे लेकिन जो लोग इससे गो थ्रू होते हैं दे फील अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। इसी वजह से ये कानून है कि 14 दिन से ज्यादा एट ए टाइम कभी एक्सीड नहीं करनी है। ठीक है, और जब इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की गई है 3 महीने से ज्यादा, तो एट ए टाइम 7 दिन से ज्यादा 1 महीने में नहीं देनी है। ठीक है कि नहीं? अगर 3 महीने से कम दी है, सपोज करो 2 महीने की सजा दी है, 1 महीने की जज ने ऑर्डर कर दी है, 3 महीने की सपोज करो सजा हुई है और 1 महीने की जज ने ऑर्डर कर दी है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, तो 30 दिन की सोलिटरी कन्फाइनमेंट हम 3 महीने में कैसे पूरी करेंगे? 14 दिन की करके 28 और 2 दिन थर्ड मंथ में, ऐसे करके हम पूरी करेंगे। ठीक है, और अगर 3 महीने से ज्यादा तो 7 दिन से लंबे दौर के लिए हम उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखेंगे। 8वें दिन उसको नॉर्मल सेल में डाल देंगे। ठीक है, नॉर्मल जेल में रखेंगे। सेक्शन 13 ये कॉरेस्पॉन्ड करता है सेक्शन 75 आईपीसी से। एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अच्छा, कहते हैं कि अगर पहले कन्विक्शन हुई है, दोबारा से उसने वही ऑफेंस कमिट कर दिया, तो क्या होगा? क्या उसको उम्र कैद तक की सजा दे दी जाएगी या फिर 10 साल तक की सजा दे दी जाएगी। किस ऑफेंसेस में? जो चैप्टर 10वां और चैप्टर 17 भारतीय न्याय संहिता के अंदर करे गए गुनाह हैं,
और उन गुनाहों की सजा 3 साल या उससे ज्यादा की है, ऐसे ऑफेंस जब कन्विक्शन होगी और उसके बाद दोबारा बंदे ने वो ऑफेंस किया और दोबारा कन्विक्शन होगी उसको अगली बारी, फिर मतलब वो हटा नहीं ऐसे ऑफेंसेस से। जैसे कि चैप्टर 10 बात करता है रिलेटिंग टू काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी, कॉइन्स, नोट्स एंड स्टैम्प्स, ठीक है। और चैप्टर 17 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे एक चोर ने चोरी की करी है बाय कॉजिंग थेफ्ट इन अ डिवेलिंग हाउस, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से वो चोर चोरी करता है, मतलब उसकी आदतें अभी गई नहीं है, तो अगली बारी जब वो ट्रायल होगा उसके ऊपर और उसको सजा होती है, तो जो एक्ट में सजा दी है उसके एज पर नहीं होगी, सेक्शन 13 बीएनएस के एज पर होगी कि लाइफ सेंटेंस और 10 ईयर्स के हिसाब से उस ऑफेंस की सजा को मान लिया जाएगा। और अगले सेक्शन पे आ जाओ, सेक्शन 14। अब चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस का। आपने जब याद करना है तो आपने ये भी साथ में याद करना है कि चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर तीसरा कौन सा है। एमसीक्यू आएगा चैप्टर 3 किस चीज की बात करता है, आपने बताना कि जनरल एक्सेप्शन की बात करता है, वो वाला एमसीक्यू आपने टिक करना है। सेक्शन 14 क्या बात करता है, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, ठीक है कि नहीं। अब इसके ऊपर 2 एमसीक्यूज ये भी आ सकते हैं कि बताओ इग्नोरेंशिया फेसिट डॉट एक्सक्यूज है, ये लेटेंट में एग्जाम पूछेंगे और आपको कहेंगे कि इसका मीनिंग बताओ। इसका मीनिंग आप अपने ना बेर पे साथ साथ लिखी जाओ, जो जो लेटेंट में एग्जाम्स और लैंडमार्क केस लॉज में आगे आगे आपको बताता रहूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो बंदा आमतौर पे एमसीक्यूज में गलतियां कर देता है, क्योंकि मेरा तजुर्बा आईपीसी के साथ और बीएनएस के साथ बहुत पुराना रह चुका है और बहुत इन डेप्थ रह चुका है अच्छे से। तो मैं ये मेरा रिसर्च वर्क है एक तरह से, जो मैं सारा का सारा आपको इस प्लेलिस्ट में समझाऊंगा बोल बोल के, और आप लिख लेना, और जाहिर सी बात है फिर आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे, आप आजमा के देख लेना, ठीक है। तो इग्नोरेंशिया फेसिट दोथ एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, ये लिख लो अपने बेयर के ऊपर, इसका मतलब ये है। और ये लिटन मैक्सिम बीएनएस के कौन से सेक्शन में इनकॉर्पोरेटेड है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17 ऑफ बीएनएस, बिकॉज ये दोनों सेक्शन बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की एज अ डिफेंस, ठीक है। तो इसके बाद इसी सेक्शन की इलस्ट्रेशन पर आ जाते हैं। ए सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब, गैंगस्टर के ऊपर एक फौजी ने गोली मार दी, ठीक है, क्योंकि उसको बड़े अफसर ने ऑर्डर दिया था। उसने अपने ऑफिसर की बातों को मानते हुए गोली चलाई, तो ऑफेंस उसने कोई नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसको लगा बिकॉज ही वॉज अंडर द एप्रीहेंशन, ही वॉज अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट दैट ही इज बाउंड बाय लॉ टू शूट दैट पर्सन, ठीक है। तो इसके ऊपर लेटिन मैक्सिम एक और लिख लो, इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। सरल सी बात है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज, ठीक है। तो आगे आ जाओ, सेक्शन 15 कॉरेस्पॉन्ड्स विद सेक्शन 77 आईपीसी, एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। कुछ भी ऑफेंस नहीं होता, जज ऑफेंस नहीं कमिट करता, जब वो जजमेंट लिखता है और वो जज एक्ट करता है जुडिशियली, कोई भी ऑर्डर वो पास कर देता है जुडिशियल अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, उसको लगता है गुड फेथ में कि जी इसका फैसला ये होना चाहिए, या ये एप्लीकेशन अलाउ करनी नहीं करनी, इंटरिम ऑर्डर ये देना नहीं देना, जब वो जज बन के एक्ट कर रहा है तो वो कोई ऑफेंस अपराध नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब बहुत नॉर्मल सी चीज है ये। सेक्शन 16 एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है। जैसे जज ने फैसला सुनाया कि जी फांसी की सजा दे दो, ठीक है, तो जेलर ने और जल्लाद ने आके वो लीवर दबा दिया और उसको फांसी की सजा होगी, तो हम जल्लाद को मर्डर के केस में नहीं ट्राई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ट्राई? क्योंकि एक्ट वॉज डन परसुएंट टू द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सिंपल एज दैट। सेक्शन 17 पर आ जाओ, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कि मैं कोई ऐसा एक्ट कर रहा हूं, मुझे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है, ठीक है, गलती लगी है मेरे को फैक्ट की कि ऐसा नहीं ऐसा होना था चाहिए था, लेकिन मेरी गुड फेथ थी और मौके पर मेरे को लगा कि मैं जस्टिफाइड हूं बाय लॉ, तो ये कोई अपराध नहीं है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ए सीज जेड टू कमिट, जैसे कि मैं जा रहा था कहीं, मैंने देखा कि बी बंदा ए का मर्डर कर देगा, इसलिए मैंने बी बंदे को रोकना शुरू कर दिया, ठीक है कि नहीं, मैंने उसको, तो इस वजह से रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का केस मेरे ऊपर नहीं हो जाएगा, या फिर कोई भी तरह का वो केस बी बंदा मेरे ऊपर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या लग रहा था कि बी बंदा ए का मर्डर कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ए मार रहा था बी को और बी सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आई वॉज जस्टिफाइड बाय माई कंडक्ट बिकॉज आई हैड अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग दैट वट एवर आई एम डूइंग आई एम जस्टिफाइड बाय लॉ।
अगेन बात वही आ गई कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने बार बार, आप सारी बीएनएस को पढ़ लोगे ना, यू विल गेट टू नो कि हमारा इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है कि हमने बंदे के एक्ट को बाद में देखना है, पहले उसकी नीयत को पकड़ना है। अगर नीयत उसकी गलत है तो उसको सजा हमने जरूर देनी है, नीयत सही है चाहे एक्ट जैसा भी हो गया तो हमने उसको एक्सक्यूज कर देना उससे। सेक्शन 18, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, यानी कि इसमें एमसीक्यू क्या पूछेंगे ये मैं आपको अब बताता हूँ। एमसीक्यू वाली बातें ना खास तौर पे नोट कर लिया करो। अंडरलाइन कर लो लॉफुल एक्ट, अंडरलाइन कर लो लॉफुल मैनर, अंडरलाइन कर लो लॉफुल मीन्स, और अंडरलाइन कर लो एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। इसके ऊपर आएगा ही आएगा एमसीक्यू कि कौन से केस में ये एग्जम्पशन आपको मिलेगी या इस एक्सेप्शन में आप अप्लाई करोगे। जब आपने जो एक्ट किया है दैट इज अ लॉफुल एक्ट, दैट इज डन इन अ लॉफुल मैनर, दैट इज डन बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। ठीक है, ये आप याद कर लो क्योंकि वो अक्सर एमसीक्यू में ऐसे पूछ लेते हैं, विद प्रॉपर केयर और विद प्रॉपर कॉशन और विद बोथ। आपने लिखना है विद बोथ। ठीक है, इसके ऊपर काफी तरह के एमसीक्यूज बन जाते हैं। ए इज एट वर्क विद हैशे, द हेड फ्लाइज ऑफ the hashe and kills a man who is standing nearby. Here, if there was no want of proper care and caution on the part of A, his act is excusable and is not an offense. Normally आपको proposition वो डालेंगे कानून की, तो आपको वहां पे लिखा होगा कि देयर वाज अ वांट ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, फिर आपने कहना है कि ही कांट बी एक्सक्यूज्ड। जब लिखा होगा देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, फिर आपने लिखना है ही इज एक्सक्यूज्ड, क्योंकि आपने हिंदी में ट्रांसलेट करना है। यानी कि मेरे ऊपर नो वांट, जैसे प्रोपोजिशन में मुझे ले लो, मैंने कुछ उड़ा दिया और ये वो कर दिया और उसके चोट लग गई। नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन एंड केयर वाज ऑन माय पार्ट, यानी कि मेरे पार्ट के ऊपर और केयर या कॉशन की जरूरत नहीं थी, मैं ऑलरेडी केयरफुली और विद कॉशन आई वाज डूइंग माय वर्क। ठीक है, तो मैं एक्सेप्शन के अंदर आऊंगा। ठीक है, और मुझे ये डिफेंस मिलेगी ही मिलेगी। आगे आ जाओ, सेक्शन आगे आ जाओ। इसमें ना अब आप नीचे 2 लैटिन मैक्सिम्स और लिख लो। इग्नोरेंशिया क्योरम क्यो स्कायर तेनेतुर नॉन एक्सक्यूजेट। स्पेलिंग बोलते हैं इग्नोरेंशिया CORUMQUOE, स्कायर SCIRE, तेनेतुर TENETUR, नॉन एक्सक्यूजेट कॉलन। इग्नोरेंस ऑफ दोज थिंग्स विच वन इज बाउंड टू नो डज नॉट एक्सक्यूज। ठीक है, दूसरी लैटिन मैक्सिम लिख लो, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अब सेक्शन 19 पर आ जाओ। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। क्या मतलब? नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention or to cause harm in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। क्या मतलब है इसका कि जब एक्ट किया गया है जो हार्म तो करेगा, हार्म कर सकता है, प्रोबेबिलिटी तगड़ी है कि हार्म कर सकता है, बट क्रिमिनल इंटेंशन से नहीं किया गया, रादर इसलिए किया गया कहीं और नुकसान ना हो जाए। इलस्ट्रेशन में बड़ा अच्छा केस दिया हुआ है कि अगर 4-5 घर लाइन वाइज हैं, ठीक है, एक की आग लगी, हमने दूसरे वाले को क्या किया, पुल डाउन द हाउसेस। रास्ते में जो आ रहे थे 10 घर हैं, एक को लगी आग, 10 के 10 को लग जाएगी। रास्ते में 2 हाउसेस हमने तुड़वा भी दिए, क्योंकि आग ही ऐसी थी कि फैलती फैलती सारे मोहल्ले को जला देती। तो हमने 2 अगर हाउस सेक्रीफाइस कर भी दिए, लेकिन पूरी गली तो बच गई ना। तो ये कवर होगा सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस से कि हमने नुकसान तो कर दिया लेकिन बड़ा नुकसान ना हो जाए, उसको टालने के लिए हमने ये किया। ठीक है, तो केस लॉ लिख लो अब आप यहाँ पे। आर क्वीन वर्सेस डुडली एंड स्टेफन्स इज अ केस रिलेटेड टू नेसेसिटी, ये लिख लो। फिर लिख लो दिस केस इज ऑल्सो रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये बात था, कैनिबलिज्म का केस था बहुत पुराना, कि उसमें यार दोस्त को अपने खा जाते हैं क्योंकि शिपरैक हुआ होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, आप अपनी आईपीसी की कमेंट्री वाली किताब में पढ़ना। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू इसमें से इतना की पूछते हैं, और इसमें पूछते हैं कि लॉर्ड कॉलरेज इसी केस में जज थे। आपने कहना हाँ जी इसी केस में जज थे, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था आर वर्सेस डुडली एंड स्टीफन्स में, टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज अ ड्यूटी बट इट मे बी हाईएस्ट ड्यूटी टू सेक्रीफाइसेस। ये क्यों कहा था लॉर्ड कॉलरेज ने? क्योंकि वो अपने दोस्त के खा गए थे। वो कहते थे कि अपनी लाइफ को प्रिजर्व करना तो तुम्हारी ड्यूटी ही थी, लेकिन आपकी उससे भी बड़ी ड्यूटी थी कि खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते और इतना हीनियस क्राइम ना कमिट करते कैनिबलिज्म का कि आप अपने दोस्त को ही खा गए हो। ठीक है, तो दिस वॉज सेड बाय लॉर्ड कॉलरेज। ये सारी बातें जो बता रहा हूँ एडिशनल कहानियां, ये लिख लो, बहुत वैल्यूएबल कहानियां ये, और मार्क्स चाहिए तो ऐसी कहानियों से ही मिलेंगे आपको।
अब आप कहोगे कि यार केस लॉ कैसे आ गया, ये तो 200 साल पुराना केस है, 150 साल पुराना केस है, उस जमाने में होती थी आईपीसी। आईपीसी वाले केस थोड़ी ना हमने याद करने हैं, ये तो बीएनएस है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो 100 साल के बाद ही फिर पेपर एक्चुअल में देने लायक होगा, क्योंकि लेजिस्लेशन के ऊपर जो जुरिस्प्रूडेंस क्रिएट होगी वो उसमें लग जाएंगे 100 साल कि बीएनएस के ऊपर ऐसे ऐसे आए केस लॉज जो एकदम जुरिस्प्रूडेंस ऑल्टरिंग हो। तो सवाल ये है कि ये वाले केस लॉज फिर क्यों आएंगे आईपीसी वाले? इसलिए आएंगे क्योंकि ये सेक्शन पुराने आईपीसी के सेक्शन से बाद में डील करते हैं, पहले ये डील करते हैं क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस से। जुरिस्प्रूडेंस क्या है? एक्सपर्टीज ऑफ लॉ, स्पेशली इन जुरिडिशियल साइंसेस। मतलब जजमेंट देने के विज्ञान को एलेबोरेट जो जजमेंट्स ने किया है, ये वो जजमेंट्स होती हैं जो लैंडमार्क बन जाती हैं, जैसे कि ईश्वरानंद भारती की जजमेंट, उसने उसको फंडामेंटल राइट्स केस कहा गया। और देयर वाज द जीनियस ऑफ लेट नानी पालकीवाला, लेट नानी पालकीवाला वाज द ग्रेटेस्ट लॉयर हु वर्कड ऑन द लैंड ऑफ इंडिया, द कोर्टरूम जीनियस। उन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने में जो मदद की थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, जुरिस्प्रूडेंस कितनी ऑल्टर हुई, इवेल्युएट हुई अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट और उसकी कंसाइंस, ठीक है। तो इस वजह से हमने केस लॉज हमने याद करने हैं। और जैसे ये डुडली एंड स्टीफन्स वाला केस है, ये सारे केसेस डील करते हैं कंसाइंस से, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गिविंग जजमेंट इन क्रिमिनल लॉ। इस वजह से ये सारे केसेस आज भी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। सेक्शन 20 पर आ जाओ। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। बच्चा कोई भी एक्ट करे वो गुनाह नहीं है, चाहे जज के सामने वो किसी बंदे को गोली से उड़ा दे, 5 साल का बच्चा, तो उसको सजा नहीं दी जाएगी स्ट्रेट अवे। क्यों? बिकॉज इट इज इररिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। एमसीक्यू में पूछेंगे क्या है सेक्शन 20 में जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, आपने कहना कि इररिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। और ये कौन सी इम्यूनिटी देता है? पार्शियल इम्यूनिटी के एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। आप अपने बेयर पे लिख लो, सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस गिव्स एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, राइट? दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।